साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेज में। हम शुरू किए थे करंट अफेयर्स की सीरीज़ को, जिसमें एडुटेरिया करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर इसका कवर कर लिए हैं जो फटाफट 100.com है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे जून माह के राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं जून माह में जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं जून 2023 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम को। राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग आज कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला देखते हैं, मेघालय में भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मेघालय में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। अगला है, लखनऊ ने एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है। तो ये कौन बन गई है? तो ये शालिनी सिंह बन गई है, जिन्होंने ड्रिग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ गई हैं। नेक्स्ट है, पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र ने AAI नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही महिला बाइक टैक्सी भी महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे दिया गया है? तो ये टाटा ग्रुप को दिया गया है। आगे देखते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट SCE के द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत में शीर्ष राज्य है। तो पर्यावरण प्रदर्शन में स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन में कौन प्रथम स्थान पर है? तो ये तेलंगाना। इसको ध्यान में रखिएगा कि तेलंगाना पहले स्थान पर है। चलिए अगला देखते हैं, कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट। कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट यह मर्सर संस्था द्वारा जारी किया जाता है। मर्सर संस्था द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी किया जाता है। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो इसमें मुंबई को बताया गया है। अगला है कि दूसरा एवं तीसरे स्थान पर नई दिल्ली। भारत के सबसे महंगा शहर मुंबई, दूसरे स्थान पर नई दिल्ली और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु है। वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान 147वां है। अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुंबई सबसे महंगे शहरों में 147वें स्थान पर है और भारत में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर नई दिल्ली और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु है। अगला देखते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो ये 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला है, ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है, जिसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया है। आगे देखते हैं, बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम सागर समृद्धि को लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया। लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में किया गया लेवेंडर महोत्सव। और उद्घाटन इसका किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका आयोजन किसके तहत किया गया है? तो 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं,
नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। तो डिजिटल कुंभ संग्रहालय कहाँ निर्माण किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत किया गया। इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन को कहाँ शुरू किया गया? तो ये उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में शुरू किया गया है, जिसका नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये तो मैं आपको फटाफट 100 में भी बता चुका हूँ। केरल ने खुद की इंटरनेट सेवा को शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देना है। इसका उद्देश्य है 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु के नाम दिया गया है, सुधा वायु। तो ये आपसे पूछ सकता है कि सुधा वायु का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया है। और सुधा वायु का संबंध किससे है? तो यह एयर प्यूरीफायर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना में अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये भी फटाफट 100 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहला 3D हिंदू प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये तेलंगाना में बनाया जा रहा है। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई है। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। दीदी कैफ़े कहाँ शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में शुरू करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है कि जालंधर, पंजाब में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। शिक्षा महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जालंधर, पंजाब में किया गया और इसका उद्देश्य शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया। चलिए अगला देखते हैं, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? तो मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। तो ये हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का शुरुआत कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में किया गया और इसका उद्देश्य भी ध्यान रखिएगा, भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। फैमिली आईडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। और किस लिए लॉन्च किया है? तो ये प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। ये भी आपको फटाफट 100 में बता दिया गया है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। अगला है कि महाराष्ट्र के ठाणे में एशिया के सबसे बड़ी ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है। इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो ये भी ठाणे में किया जा रहा है। ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? ठाणे में किया गया है और इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर नई सुविधा डीजी यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाता है। डीजी यात्रा कहाँ शुरू किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती है और गीत गाती है। पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती है और गीत गाती है। स्विंग उत्सव, स्विंग फेस्टिवल पूछ सकता है कहाँ मनाया गया, तो ये उड़ीसा में मनाया गया और इसे राजा कृषि महोत्सव भी कहा जाता है। अगला है, केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस चेयर पर बैठकर छोटी अवधि के योगा को दिनचर्या का हिस्सा बनाया गया है। अगला है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये वैभव कार्यक्रम, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सभी सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया। तो ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया और इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया था। अगला है, 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबोन अफ्रीकी देश की पहली कृषि एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसीजेड की परियोजना की शुरुआत की है। अगला है कि भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। अगला है, चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिसका थीम क्या था? तो इसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बनाना है। दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। और किसने लॉन्च किया है? तो ये केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया। इसमें गुजरात को दूसरा स्थान तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। इसी अवसर पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन क्षमता में वृद्धि के लिए राजस्थान को प्रथम पुरस्कार और गुजरात तथा तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। 184 मिलियन वर्ष
पहले हुआ था। प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ किया गया है, तो ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में किया गया। नेक्स्ट है कि आईआईटी मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट काटरू किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय पूर्वोत्तर भारत में कहाँ किया गया है, तो ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, जो वर्ष 2023 के माह जून से संबंधित होगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें पहला कह रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है। क्यों किया गया है, तो ये 1971 के संग्राम में जितने भी शहीद हुए थे वो स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित करने के लिए इसको बनाया गया है। अगला देखते हैं, चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है। तो समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किस देश के बीच किया गया, तो ये भारत और वियतनाम के मध्य किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात UAE को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। तो विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2025 में UAE में किया जाएगा। और इसका आयोजन कौन कराता है, तो IUCN के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमलों का जवाब देने के लिए जर्मनी में एयर डिफेंडर 2023, ये एयर डिफेंडर एक सैन्य अभ्यास है जो नाटो देश के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। एयर डिफेंडर कहाँ किया गया, तो ये जर्मनी में किया गया, जिसमें 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देशों में अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया तथा कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यह देश 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। यूनाइटेड नेशन महासभा में 5 अस्थायी देश कौन कौन से चुने गए हैं, ये पहला है अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया तथा कोरिया गणराज्य को चुना गया है। और अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 2 वर्षों का होता है। अगला देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना है। अटलांटिक घोषणा किन किन देशों के बीच किया गया है, तो ये अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के मध्य किया गया और इसका उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता और चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना है। अगला देखते हैं, अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। तो हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना है। तो विश्व बैंक के द्वारा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किया गया है। अगला है, बिम्स्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा।
नेक्स्ट है स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQVIR द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का शहर लाहौर टॉप पर है। ये भी मैंने आपको फटाफट 100.com में पढ़ा दिया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वही टॉप प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल है, जिसमें भिवंडी राजस्थान तीसरे स्थान पर है, दिल्ली NCT चौथे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारत के हैं, 6 शहर भारत के हैं, जिसमें भिवंडी तीसरे स्थान पर है और दिल्ली चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है नामीबिया में पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित किया गया, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि भारत नामीबिया संयुक्त अधिवेशन की आयोग की बैठक नामीबिया में किया गया और इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री श्री S जयशंकर के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लंदन में किया गया। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। तो आपको पता होगा कि अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था, जिसने हाल ही में पुनः यूनेस्को में शामिल होने की घोषणा की है। अगला है कि हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मेओना ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा कि माउंट मेओना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। तो एल्स्टॉम किस देश की कंपनी है? तो यह फ्रांसीसी रेल कंपनी है। नेक्स्ट है फिल्म, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाली एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIAF एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार अपना प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसका आयोजन AIAF का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये फ्रांस में किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को। इससे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर कर चुके हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला क्या है। चलिए पहला देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथे सर्वे वेसल्स युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया। इसका निर्माण L&T एंड गॉर्डन रीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। तो इसका जैसे इसमें हम लोगों का ध्यान ये रखना है कि जो संशोधक युद्धपोत संशोधक है इसको कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये L&T एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भारत, फ्रांस तथा UAE के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया। तो ये भारत, फ्रांस तथा UAE त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत, फ्रांस, UAE की समुद्री साझेदारी का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। इस क्रूज का नाम MV इम्प्रेस है। इसमें लगभग 3000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। तो इसको भी हम लोग फटाफट 100 में कवर कर चुके हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि MV इम्प्रेस को कहाँ से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया? तो ये चेन्नई बंदरगाह से श्रीलंका के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन टॉर्पीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है। हाल ही में DRDO के द्वारा उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास
कोमोडो में भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस सतपुड़ा ने भाग लिया। तो इसको ध्यान में रखना है कि कोमोडो में भारत का कौन सा जहाज गया था, तो ये आईएनएस सतपुड़ा, कोमोडो में आईएनएस सतपुड़ा गया था। नेक्स्ट है, फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देश आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में आयोजित किया जाएगा। तो इसको भी हम लोग कवर किए थे कि नाटो में फिनलैंड के शामिल होने के बाद नाटो में सदस्य देशों की संख्या 31 हो गई है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया। यह ड्रोन 35 घंटे तक हवा में रह सकता है और 450 kg वजन ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल के पौधे की खेती की है। तो ये भी हम लोग फटाफट 100 में कवर कर चुके हैं कि जीनिया नामक फूल को अंतरिक्ष में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा खेती किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि फतह किस देश की हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो ये ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगला है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा एंटी सबमरीन वारफेयर सैली वाटरक्राफ्ट श्रेणी का तीसरा जहाज कौन है, तो ये अंशदीप चेन्नई में लॉन्च किया गया। तो इसका अंशदीप को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये चेन्नई से लॉन्च किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वारकर परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो ये लॉन्ग मार्च 2D किसका रॉकेट है, तो ये चीन का रॉकेट है, जिसके जरिए साइलेंट वारकर परियोजना के तहत 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया चीन ने। तो यहाँ हम लोगों ने जून महीने के राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, रक्षा प्रौद्योगिकी, विज्ञान से संबंधित जितने भी घटनाक्रम हुए थे उन सबको हम लोग कवर किए हैं। इससे संबंधित MCQ भी जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।